हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सईद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम सिर्फ दो इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के ऊपर जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुआ है, वहां पर क्या क्या अहम बातें हुई हैं जो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, हम वो बातें आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर आपको एक बड़ी और तहलका खेज खबर देंगे। बड़ी और तहलका खेज खबर है फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से। फैजाबाद धरना कमीशन का एक अहम किरदार, उसने किस तरह बताया कि डीजीसी उससे क्यों मिलने आए थे और फिर बाद में किसने उनके घर में जाके उनसे इस्तीफा मांगा और इस्तीफा उन्होंने दिया। ये किरदार बिटवीन द लाइन्स आपको पता लग गया होगा। दोनों बातों पर, दोनों इश्यूज पर बात करते हैं फ़खर दुरानी से। फ़खर, क्या हाल है? खरीद से? आप सुनाए शाह जी? भैया से आप आ गए हैं? हाँ जी बिल्कुल। कब आए हैं मेरे हाल में? शाह जी रात निकले थे बस, तो पहुंचे सुबह। लंबा सफर, ईद की इतने दिनों के बाद है शाह जी। ये 6 महीने बाद जाना होता है। चलो 2-4-6 महीने, 6 दिन 8 दिन तो इस्लामाबाद से 8 घंटे की ड्राइव है। हाँ, 6 साढ़े 6 7 घंटे की है। तेज चलाते हैं मतलब? हाँ नहीं अच्छा। नहीं, स्पीड ज़्यादा नहीं रखते। स्पीड ज़्यादा नहीं है? अच्छा। तो आपके गांव में मरीम नवाज साहब सुना बड़ा काम करवा रही हैं शाह जी। ये वैसे मैं ये सिलसिला एक शुरू किया हुआ था कोई पिछले 1.5-2 महीने से ना, लोगों के जो मसाइल हैं हाईलाइट। और मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि मरीम बीबी ने आपके लिए सड़क बनवाई है। नहीं शाह जी, मेरे लिए नहीं है। मैं तो साल में कोई एक आध दफ़ा ही जाता हूँ। तो ये हर एक मतलब पाकिस्तान में जो है ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये वैसे बेहतर होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में ही। नहीं, लेकिन फ़खर अच्छी बात यह है कि आपने एक पब्लिक इशू उसको हाईलाइट किया। दैट इज़ वेरी नहीं, मेरी कोशिश होती है बतौर साफ़ी भी, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर के लोगों के मसाइल जो हैं, ख़ासतौर पे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो उनके इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए। तो आपने कोई कमेंट्स पढ़े आज लोगों के? कोई लाए? आज नहीं, आज मैं जो है ना, ज्यादती की बात है। आज शाह जी वैसे आपको वो करना चाहिए था इसके ऊपर। मैं अभी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से आ रहा हूँ। आप पहले मुझे ये बताएं, छोड़ें सारी बात, पार्लियामेंट में सदर जरदारी का खिताब आपने सुना? जी बिल्कुल। तो उसके क्या जो चीदा पॉइंट्स हैं, फीचर पॉइंट जो हैं वो बताएं। शाह जी, एक तो उन्होंने सब जमातों को और सबको मिल बैठ के जो है वो माशी जो इस्लाहात हैं उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो मिल बैठ के हमें सब ये हल करना होगा। लोगों को रोज़गार है जो, उसके साथ साथ महंगाई का है वो भी, जो मईशत के ऊपर मिल बैठ के वो काम करना होगा। फिर जो इस्लाहात लानी है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वो भी तमाम जमातों को। तो ये मुझे लगता है ये मफाहमत की तरफ जो है वो तमाम, ख़ास तौर पे उनका जो मैं समझता हूँ कि जो वो एड्रेस कर रहे थे वो पीटीआई को, क्योंकि बाकी तो जमातें ज़्यादातर एक साथ ही अभी कोalition में हैं। जो अपोजिशन की उसमें ख़ास तौर पे जो इमरान ख़ान की जमात है, वो मैं समझता हूँ कि उनका मुखातिब वही थे कि आप भी मिल बैठ के जो है पार्लियामेंट के ज़रिए इस्लाहात लाई जाएँ। फिर मईशत के हवाले से उनका फोकस था, और उसके साथ साथ जो मुझे अच्छी लगी है ना बात इनके एड्रेस में, वो एक अच्छा खासा एक उन्होंने उस पर जो आपका इन्वायरमेंट और उसके हवाले से जो है ना, उस पर काफ़ी वो दिया है कि हमें जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रीन एनर्जी है इसके हवाले से काम करना होगा, और जो माहौलियात के हवाले से जो माहौल दोस्त पॉलिसीज़ को अपनाना होगा। तो ये मैं समझता हूँ, क्योंकि फ्यूचर आप देख रहे हैं, दुबई में देखें, बाकी दुनिया में देखें, जो ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो आ रहे हैं इस तरह की जो तबाहियाँ आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसके ऊपर खसूसन जो है वो फोकस करना होगा। और ये एक अच्छी बात है जो आज सदर ने अपने खिताब में इस इशू के ऊपर बात की है। अच्छा जी, वैसे मैं अब आपको बताऊँ, सदर का खिताब जो है ना अहम था। सदर की जो अलामती पावर है, ज़रा एक कोलिशन पार्टनर है, लेकिन मैं इस खिताब से भी अहम बात पता है क्या थी? इस खिताब से अहम बात ये थी कि वहाँ पर फौजी क़यादत नहीं आई। सदर का जब खिताब होता है तो मुसल्लह अफवाज के बिल्कुल वो सारे आते हैं, वो नहीं आए। मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा तासुर नहीं गया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये कोई दोनों ना चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ कोई स्टाफ भी नहीं आया। जो फौजी क़यादत है वो नहीं आई, ठीक है। बाकी सर्विसेज चीफ्स भी नहीं है, मेरी इतलात के मुताबिक नहीं है। मैं तो उधर उसी जगह पे मौजूद था कि वहाँ पर सर्विसेज चीफ्स आएंगे तो ज़रा चिट चैट हो जाती है, तो वहाँ पर तो नहीं आए, ठीक है जी। उस कुर्सियाँ जो है वो खाली रखी गई। इन्हें अगर नहीं आना था तो इन्हें भी चाहिए था कि वो कुर्सियाँ ना खाली रखते। सारे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तो थी नहीं, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तो होना था ना, वो तो होना था। माई पॉइंट इज़ कि
वो बड़ा ये गलत मैसेज गया, ये मैसेज अच्छा नहीं गया। एक बात क्यों नहीं आया, अब वजह भी मैं बता देता हूँ कि अंदर पीटीआई ने शोर किया हुआ था और पीटीआई जो है वो नारेबाजी कर रही थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जाते उधर और एक अच्छा मैसेज आता कि हम तमाम जो अदारे हैं, तमाम जो महकमे हैं वो इकट्ठे हैं, सिविलियन गवर्नमेंट जैसी भी है अब हमारी है ना। क्या जी, वैसे एक सवाल है, मैं आगे आप मज़ीद बढ़ें उससे, क्या आप समझते हैं कि ये चीफ्स अगर होते तो पीटीआई उनके खिलाफ कोई इस तरह की नारेबाजी कर सकती है? पीटीआई उनके खिलाफ नारेबाजी कर सकती है? हाँ। अच्छा, ये पार्लियामेंट का जो फोरम है इसके ऊपर क्या सियासतदानों के ऊपर या बाकी लोगों पर मना है कि ए के बारे में एहतजाज करना है, बी के बारे में नहीं करना? मना नहीं, मना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी जो चीफ हों इस तरह के, उनको इस तरह पब्लिकली जो है ना वो कोई नारेबाजी या वो इस वजह से अवॉइड किया उन्होंने। मैं नहीं समझता कि वो इस वजह से अवॉइड किया उन्होंने। मैं आपको याद करा देता हूँ। पहली बात तो ये है, पहली बात यह है कि कोई भी तनकीद से मावरा नहीं है। जो सियासत करता है, नहीं वो बिल्कुल, सुनिए मेरी बात, जो सियासत करेगा वो तनकीद उसे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, चाहे जो भी है। एक बात याद रखें। दूसरी बात यह है, मुशर्रफ साहब ने जो पहला पार्लियामेंट से खिताब किया था उस पे एहतजाज हुआ था। आर्मी चीफ थे और नीचे वो सर्विस चीफ भी एट दैट टाइम आए हुए थे, लेकिन एहतजाज की नोयत वो नहीं थी। उन्होंने जहाज मोड़ दिया, ये हो गया, अगली दफ़ा एहतजाज हुआ। ठीक है, इशू ये है कि ये एहतजाज हो रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ, दोनों तरफ से गलत काम हो गया ना। एक वो आए नहीं, एक इन्होंने खाली सीटें रख दी। ठीक है, पहली बात है वो अगर देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट में कोई भी आए किसी के ऊपर को तो पार्लियामेंट में बैठ के जजेस के ऊपर तनकीद हो जाती है, पार्लियामेंट में बैठ के फौज के ऊपर भी तनकीद हो जाती है, नहीं होती। आईन ने आपको गुंजाइश दी हुई है ना, और करते हैं लोग, और ये करने इसलिए चाहिए कि सिस्टम हमारे ठीक हो। तो मेरे ख्याल में ये हमें कस्टोडियन नहीं बन जाना चाहिए जी, फलां के खिलाफ एहतजाज करेगा तो नहीं आना चाहिए। क्या बात हुई? शाह जी, ये जो सदर का खिताब है ना, वैसे भी आपको पता है ना कि 85 से पहले जो है वो सदर पार्लियामेंट का जो है हिस्सा नहीं होता था जी। ठीक, ये जनरल ज़ियाउल हक जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो उनको बड़ा शौक़ था कि वो पार्लियामेंट से वो भी खिताब किया करें, तो उन्होंने आईनी तरमीम करके जो है ना वो सदर को पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया था। पहले जो है सिर्फ नेशनल असम्बली और सेनेट ही जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते थे। तो ज़ियाउल हक साहब को जब तकरीर का शौक़ था तो वो फिर उन्होंने। अच्छा, आसिफ जो फ़खर, मेरा ख्याल में सदर तो शुरू से ही पार्लियामेंट का हिस्सा था। नहीं, जो ओरिजिनल 73 का आइन है ना, अच्छा, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट जो थी वो सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट थी। 85 में तरमीम करके ज़ियाउल हक साहब अच्छा जो है वो सदर को उन्होंने वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया था। और ये जो तकरीर होती है ना सदर की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी रिक्वायरमेंट है आइन का, जो आर्टिकल 48 है, साल में एक दफ़ा पार्लिमानी साल वो करना होता है। और फिर उसके बाद जो हाउस बिजनेस रूल्स हैं आपके जो असम्बली के, उसमें अब ये उन्होंने तकरीर तो कर दी है, उसके बाद 6 महीने तक जो है ये सदर के खिताब के ऊपर वो बहस होगी, डिबेट होगी, और उसके बाद फिर एक करारदाद पास करके। मैं फ़खर, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ फ़खर, मैं 2002 से ऑनवर्ड जितनी भी असम्बली हैं ना, उनमें सदारती इंतखाब, सदारती जो खिताब है वो मैं देखता आया हूँ, कवर करता आया हूँ, ये भी कवर किया है। इससे पहले जो सदर साहब थे आरिफ अलवी साहब, उनका भी देखा, फिर ममनून सैन साहब को भी देखा, जरदारी साहब को भी देखा, फिर मुशर्रफ साहब को भी देखा। तो ये देखे हैं। इशू ये है कि पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे ये जो आज एहतजाज था ना पीटीआई की तरफ से वो किया गया, ये इतना कोई ज़्यादा सख्त भी एहतजाज नहीं था। मैंने इससे सख्त एहतजाज नून लीग को करते देखा है, जब ये दोलताना ने चूड़ियाँ फेंकी थी और वो चादर फेंक दी थी जी, चादर भी फेंकी थी। जो 2008 से 13 वाला वो था ना, वो बड़ा नून लीग ने बड़ी टिका के कोई अपोजिशन उस टाइम की थी, और जरदारी साहब को जब भी वो सदर का खिताब करने आते थे बड़ा टफ टाइम देते थे। अच्छा फ़खर जी, ये बातें तो सारी हो गई। अच्छा, आपके पास जो है ना बड़ी एक तहलका खेज वो है खबर फ़खर। तहलका खेज इस तरह से है कि पहली दफ़ा फर्स्ट हैंड अकाउंट है, जो धरना हुआ था उस धरने
का जो विक्टिम बना था, एक तो हुकूमत बनी थी, कमज़ोर हुई थी कमज़ोर, जायद अहमद जो उस वक्त के वज़ीर कानून थे, मुस्तफ़ी होना पड़ा, ठीक है, उनको मुस्तफ़ी होना। जायद अहमद ने जो बयान दिया है फैज़ाबाद धरना कमीशन में, किसी तहलके से कम नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने पूरा वो वाक़या बयान किया कि किस तरह से इन्होंने वो तरमीम की थी, और उस तरमीम में कहीं पे भी जिसे कहते हैं तौहीने, जिसे कहते हैं कि मज़हब को नहीं छेड़ा गया था, या जिस बात पे वो एहतजाज कर रहे थे ऐसी बात नहीं थी। एक पार्लिमानी कमेटी ने उसको बाकायदा वेट किया था, हर जिस सियासी जमात के उसमें नुमाइंदे, JUI फे ने भी उसकी हिमायत की थी, जमात इस्लामी ने भी इसकी हिमायत की थी, मज़ारी साहिबा थी, जी PTI ने भी इसकी हिमायत की थी। लेकिन वो बाद में इशू जो बनाया वो एक्चुअली शेख रशीद साहब ने बनाया। एक्चुअली ये शेख रशीद साहब ने आके इसको उठा, उन्होंने ललकार के कहा था किधर है मौलाना फजलुर रहमान, ये आज उनके सामने ये हो गया और वो खामोश हैं। ये मुझे याद है उनका जो असम्बली के सामने तो ये इशू बनाया था शेख रशीद साहब ने। अब इन्होंने कहा कि जी वो तो पूरा उसमें मज़हब की ना कोई तौहीन है, ना कोई खिलाफ वर्दी है, कोई बात ही नहीं ऐसी। उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया और हकीकत भी ये थी। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे पे इल्ज़ाम लगने लग पड़े। फिर इन्होंने कहा कि जी एक कमेटी बनी थी, उसमें इन्होंने कुछ लीडर्स के नाम लिए, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह का नाम इन्होंने लिया है, राना सनाउल्लाह का नाम लिया है इन्होंने, ख्वाजा साद रफ़ीक का भी गालिबन नाम लिया है इन्होंने। इस तरह के कहते हैं जी हमारी ये एक ना कमेटी बनी थी, वो कमेटी के हमरा मैं TLP तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह नहीं, लब्बैक पाकिस्तान तो बाद में बनी ना, तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह थी पहले। कहते उनके मैं वफद से मिला, उन धरने के दौरान की बात हो रही है, ठीक है। अब ये आम अंडरस्टैंडिंग के लिए कि धरना, ये जायद अहमद साहब उस कमीशन को बता रहे हैं, जी ये कमीशन को बता रहे हैं। धरना शुरू हुआ था 7 नवंबर से, और शुरू हुआ था 27 नवंबर को खत्म हुआ, ठीक है जी। मुआहदा जब हुआ तो 27 नवंबर को खत्म हुआ, ठीक है। अब उस दौरान ये बता रहे हैं, अब मैं चाहूँगा कि उस कमेटी के बंदों के नाम मैं पढ़ दूँ, क्योंकि वो बंदे जो हैं वो बड़े अहम हैं जिनके साथ ये मिले थे तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के लोगों से, TLP के लोगों से। ये कहते हैं कि जी मैंने SN इकबाल फाकी वज़ीर दाखिला थे, इनके हमरा ख्वाजा साद रफ़ीक थे, फिर SAPM थे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, बड़े समझदार आदमी हैं ये बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, लॉ को बड़ा लॉ नोइंग आदमी है। और फिर पंजाब के लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और दीगर के हमरा 4 रुकनी जो तहरीके लब्बैक डेलीगेशन है उससे मैं मिला। फिर ये कहते हैं कि मैंने उन्होंने जितने भी सवालात किए मैंने उनके जवाबात दिए, और कहते हैं मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने मेरे मज़हब को, मेरे अकीदे को चैलेंज किया। कहता है मुझसे मिलने के बाद उन्होंने एक तो मेरे मज़हब को चैलेंज किया, फिर वो मुझसे सवाल करते रहे कि जी जो नबी क्या है वो आखिरी नबी हैं। तो कहता है मैंने कहा जी नबी आखिरी नबी है, इसमें तो कोई शक बड़े नहीं है। नफीस आदमी है ये जायद अहमद साहब। जायद अहमद साहब बड़े, मैं सच्ची बात है मैं जायद अहमद साहब की बहुत वेल आर्टिकुलेटेड जी वेल रेड, अच्छा, और लो प्रोफाइल रहने वाले बंदे हैं, लो प्रोफाइल रहने वाले बंदे। और उस दौरान जो कुछ इनके साथ ज्यादती हुई, फिर उन्होंने उस ज्यादती का भी जिक्र, इन्होंने कहा जी पसरूर में मेरे घर के ऊपर इन्होंने पथराव किया, बिल्कुल हाँ, ठीक है, और मुझे इन्होंने बड़ा ख़राब किया। फिर कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त हुआ, तकलीफ़ उस वक्त हुई जब इन्होंने मेरे मज़हब के ऊपर सवाल उठाए। कहते हैं जी अगली बात जो है ना वो बड़ी अहम है। कहता है जी उन्होंने कहा कि जी यार ये हम तो सारे जो है ना हैरान हो गए। TLP वाले कहते हैं कि इन्होंने कहा TLP के वफद ने कहा कि हम आप पर जो इल्ज़ामात लगाते थे उनसे विड्रॉ करते हैं, यानी कि हम उनसे दस्तबरदार होते हैं, और आपके फेथ के ऊपर, आपके मज़हब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे वो उनसे भी दस्तबरदार। फिर उन्होंने कहा कि वफद ने कहा कि हमारा सिर्फ तकलीफ़ ये थी कि जो कानून में तब्दीली की गई है, ठीक है, वो जो ओथ जो हल्फनामा है उसमें तब्दीली की गई है, वो गलत की गई है। फिर बाकी PMLN के लीडर्स ने उन्हें तफसील से समझाया कि ये पहले हर जगह पे कहा जाता था, फिर उन्होंने कहा कि ये मैं आखिरी नबी और ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा एक ही ओथ में पढ़ दें, वो पूरी
तफसील से समझाया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि वो जो वफद था वो बड़ा मुतमिन नज़र आया कि ये तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी हम जाते हैं, यानी कि TLP के लोगों ने कहा कि हम वापस जाते हैं और अपनी क़यादत से बात करेंगे। कहता जी वो क़यादत से बात करने चले गए। फिर पता लगा कि उन्होंने महसूस किया कि TLP वर्कर्स जो कि फैज़ाबाद में उनके ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे थे 3 हफ्ते में, वो फील करते हैं कि वो उस वक्त तक मुंतशिर नहीं होंगे जब तक ये इस्तीफ़ा ना दें। अब ये TLP के जो लोग मायदा करने आए हैं, कितने अफसोस की बात है, उनकी डिमांड देखें। अच्छा, फिर उनसे सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि आपकी किसी रियासती ऑर्गन से मुलाकात हुई? उन्होंने कहा जी हाँ जी। उन्होंने ISI के वाले से भी बात की। उन्होंने कहा जी मेरी 2 दफ़ा ISI से मुलाकातें हुई हैं। एक दफ़ा उसी धरने के दौरान 2 कर्नल साहब मुझसे मिलने आए थे। तो इन्होंने पूछा जी क्या कहा उन कर्नल साहब ने? उन्होंने कहा जी वो जो कर्नल साहब गालिबन, कहते हैं मुझे याद नहीं है कि उनका रैंक क्या था, गालिबन वो कर्नल थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे प्लान क्या हैं। अच्छा। कहता जी मैंने उन्हें बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ राब्ते में हूँ और पार्टी के साथ राब्ते में, जो मुझे प्राइम मिनिस्टर और पार्टी कहेगी मैं वैसा करूँगा। कहता जी वो चले गए। कहता जी इससे पहले 22 नवंबर की जो मीटिंग थी ना, 22 नवंबर की मीटिंग, 22 नवंबर 2017 की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा था कि मैंने अपने वजीर का इस्तीफा नहीं देना। ठीक है। इन्होंने आगे ये भी कहा, कहता है जी ये जायद अहमद कह रहे हैं। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी हुकूमत डिज़ाल्व कर दूंगा अगर मुझे ये इस्तीफा अपने वजीर का देना है। ठीक है। ठीक है। कहते हैं जी फिर ना दूसरी मीटिंग का अहवाल सुनाते हैं। कहते हैं मुझे तो प्राइम मिनिस्टर से पता था कि वो तो रिज़ाइन नहीं चाहता। कहता है हालांकि मैंने प्राइम मिनिस्टर को ऑफर किया था रिज़ाइन ले लें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था तुमने नहीं रिज़ाइन देना। शायद खाकान अब्बासी ने कहा था तुमने रिज़ाइन नहीं देना। फिर उन्होंने कहा जी अगली बात, उसने कहा जी अगली बात ये है कि DGC मुझसे मिलने आए। कहता जी उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप कंसिडर करना शुरू करेंगे कि आप स्टेप असाइड हो जाएं, यानी कि आप अलग हो जाएं वजारत से। तो इन्होंने कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर से इस वाले से राब्ते में हूँ, ठीक है जैसा करेंगे। उन्होंने कहा जी ये भी हो सकता है कि आप ना छुट्टी लेके चले जाएं, तो हो सकता है इससे भी। तो ये जो फैज़ हमीद साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर उधर कह रहा है कि इस्तीफा नहीं लेना, फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं कि आप फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं कि आप करें। अब ये किसके कहने पे कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रही, और क्यों कह रहे हैं, अच्छा क्यों कह रहे हैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। 22 नवंबर की मीटिंग में तय हो चुका था कि इस्तीफा नहीं देना। ये 22 नवंबर के बाद के वाक़यात है। ठीक है। आगे चल के क्या कहते हैं, कहते हैं जी जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो मैं लाहौर में था, तो मुझे लग रहा था कि मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाएगी। कहता जी इस दौरान मैं जो है वो अपने लाहौर वाले घर पे था, तो कहता मुझे पता लग गया कि ये तो मामला ख़राब हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जब मामला ख़राब हो रहा था मेरे घर में ना उधर ISI के लोग आ गए 26 नवंबर को लेट नाइट, जूनियर अफसर से ISI के मेरे घर पे आ गए। कहता जी उन्होंने कहा कि जी रिक्वेस्ट की कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, यानी कि ISI के जूनियर अफसरान ने 26 नवंबर की शाम इनको रिक्वेस्ट की कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। फिर इनकी बात होती है किससे, शहबाज शरीफ से। अच्छा। और वो कहते हैं कि आप रिज़ाइन दे दें। वो फ़ोन पे बात हुई है इनकी और कहते हैं कि वो एग्री कर गए इस बात पे कि उनकी इस्तीफे की जो खबर है वो जारी कर दी जाए। ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद कहता है वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। कहते हैं जब उन्हें बताया तो उन्होंने फिर ना चाहते हुए मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया, क्योंकि मैं कह रहा था इस्तीफ़ा नहीं एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई। ये हुआ। एक जलते जलते कर दूं मैं क्विकली एक खबर, IB के जो चीफ हैं फवाद असदुल्ला, उन्होंने भी बड़ा अहम बयान दिया है और आप सुन के हैरान होंगे कि 22 नवंबर की जो अहम मीटिंग थी उसमें सबको बुलाया गया था, IB को नहीं बुलाया गया था। अच्छा। और IB को मुख्तलिफ और जगहों पर भी नहीं बुलाया जाता रहा। तो उस टाइम तो IB के चीफ ये फवाद असदुल्ला नहीं, आफ्ताब सुल्तान थे ना, लेकिन फवाद असदुल्ला भी अहम पोजीशन पे थे। तो उन्होंने रिकॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ मतलब वो इदारे के बताया कि उस टाइम IB नहीं बुलाया गया। ठीक है।
दूसरी बात यह है कि फवाद असदुल्ला ने कहा कि जी हमने तहरीके लबैक को कालअदम करार देने की सिफारिश की थी, रिकॉर्ड हमने चेक किया, हमने की थी। ठीक है, ये पूरी बात दुरुस्त है कि हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया फवाद असदुल्ला साहब से कि क्या आपको कोई इल्म था कि कोई रियासती ऑर्गन इसमें मुलव्वस है, तो फवाद असदुल्ला जो है उन्होंने कहा जी मैंने रिकॉर्ड चेक किया उस वक्त का, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है रिकॉर्ड में। तो यानी कि जो IB चीफ़ हैं, मौजूदा IB चीफ़, उन्होंने भी एट दैट टाइम के जो मामला हैं उनको क्लियर किया। लेकिन ये जो ज़ाहिद अहमद साहब का बयान है ये बड़ा क्लियर है, और ज़ाहिद अहमद के बयान से पहले जो 22 नवंबर की मीटिंग की तफसीलात वो हम कल बता चुके हैं, और किस तरह झगड़ा हुआ था शहबाज शरीफ साहब का और शायद खाकान अब्बासी का, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और उसका विटनेस के बारे में बता चुका हूँ। तो ये सारी कहानी है, बड़ी चीज़ें मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक वाज़ेह हैं। तो आज का प्रोग्राम यही है। कल आप वादा करें कि आपने नहीं, कमेंट्स तो कल तो लाजमी, कमेंट्स लाजमी करने। तो नाजरीन कमेंट्स कल फ़खर दुरानी पढ़ेंगे। प्रोग्राम में आपको ख़बर दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्रोग्राम देखते रहें, प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिए, और कोई अगर मालूमात देनी है तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए।